नमस्कार दोस्तों, यूएस का एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी 62वीं क्लास है और हम पढ़ रहे थे पोषक तत्व, उनके कार्य एवं उनकी कमी के लक्षण। तो पोषक तत्वों के कार्य हम चालू कर रखे थे हमने कल, और उसमें से हमने कल मैग्नीज तक आपको लिखवा दिया था। 8 पोषक तत्वों के बारे में आपको कल बता चुके हैं। अब नवा पोषक तत्व आपको लिखवा रहे हैं, तो कृपया आप लिखना प्रारंभ कर देंगे। हमारा चैप्टर चालू हो चुका है। चलिए, जो नवा पोषक तत्व है उसका नाम है बच्चों तांबा। क्या नाम बच्चों इसको? इसका नाम है तांबा। नंबर 9 नाम क्या है बच्चों इसका? तांबा। इसको जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? Cu। Cu को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉपर। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉपर। और इसका हिंदी में नाम क्या है? तांबा। ऐसा बोला जाता है ना कि हमारे घर में तो कॉपर का तार लगा हुआ है। अभी कूलर पंखों का मौसम चल रहा है। कूलर पंखे नए नए लोग कई की मोटर खराब हो गई जो बनवा रहे हैं, तो जब वो इलेक्ट्रिशियन से मिलते हैं तो वो ऐसे सजा देता है कि इसमें कॉपर की मोटर बनेगी, कॉपर की मोटर लगेगी इसलिए महंगी लगेगी, एल्यूमिनियम की लगा होगी तो सस्ती लगेगी। तो कॉपर का मतलब क्या है? तांबा। यानी तांबे की मोटर लगेगी, तांबे के तार लगेंगे, इसलिए ये मोटर है जो महंगी पड़ेगी। ठीक है, तो तांबा जो होता है इसको कॉपर भी कहते हैं। इसका योगदान क्या है? सबसे पहला योगदान इसका लिखो आप कि ये कवक जनित रोगों से रक्षा करता है। कवक जनित रोगों से रक्षा करता है। इसके कार्य लिखो। कार्य में लिखो सबसे नंबर पहला के कवक या फफूंद, एक ही बात है, या फफूंद, कवक जनित या फफूंद जनित रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा करना। इसका सबसे पहला कार्य क्या है बच्चों? फफूंद जनित जो रोग लगते हैं, फंगस जो लगती है ना, उस फंगस से या फंजाई से जो रोग लगने वाले हैं उनसे रक्षा करता है। जैसे गेहूं में एक रोग लगता है काली रोली रोग, है ना, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। कौन सा रोग लगता है गेहूं में? गेहूं के अंदर सबसे खतरनाक रोग लगता है गेहूं के अंदर, जिसको बोलते हैं काली रोली रोग। काली रोली, ठीक। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पक्सीनिया। पक्सीनिया, पक्सीनिया ग्रेमिनिकोला। पक्सीनिया ग्रेमिनिकोला वॉर टिट्रीसाइड, वॉर टिट्रीसाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में PGVT, है ना, पक्सीनिया ग्रेमिनी वॉर टिट्रीसाइड। तो ये काला जो रोग है, काली रोली रोग है, ठीक है। और एक होता है भूरी रोली, उसका पक्सीनिया रिकॉन्डिला, है ना। तो लिखवा देंगे आपको सारे के सारे जितने भी रोग है एक साथ। तो ये जो ऐसे फंगस जो रोग होते हैं जो फंगस की वजह से फैलते हैं, तो इनके नियंत्रण के लिए किसका स्प्रे किया जाता है? इनके नियंत्रण के लिए कॉपर का स्प्रे किया जाता है, कॉपर फंजीसाइड का। कॉपर फंजीसाइड। फंगस का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? फफूंदनाशी के द्वारा। फफूंद का नियंत्रण किससे करते हैं बच्चों? फफूंद का नियंत्रण करते हैं फफूंदनाशी द्वारा। और फफूंदनाशी को क्या बोलते हैं? फंजीसाइड। फंजीसाइड, है ना। तो
तो फफूंदनाशी का पूरा नाम आप क्या याद रखोगे कि फफूंदनाशी का पूरा नाम है कॉपर फंजीसाइड, कॉपर फफूंदनाशी। आपको पूरा ये नाम याद रखना है, इस तरीके से याद करो आप, कॉपर फफूंदनाशी या कॉपर फंजीसाइड। ठीक है, कॉपर फंजीसाइड। तो आपके ध्यान में क्या रहेगा कि कॉपर जो है ये फफूंदनाशी है, मतलब कॉपर की कमी के कारण फफूंद लगता है। तो अगर कॉपर का स्प्रे कर देंगे तो फफूंद नहीं लगेगा। जैसे अपन कहते हैं भाई बीमार क्यों हो गया बच्चा, या हम लोग बीमार क्यों हो गए, क्योंकि हमारे शरीर की एंटीबॉडी कमजोर हो गई। तो अब एंटीबॉडी बढ़ा दो, बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए इसमें भी यही है कि पहला इसका कार्य क्या है, कॉपर का फफूंद जनित रोगों से रक्षा करना, फफूंद जनित रोगों का नियंत्रण करना। ठीक है, अब इसका दूसरा जो कार्य वो है कि ये जो है विटामिन ए के निर्माण में सहायता करता है, विटामिन ए के निर्माण में सहायता करता है ना। विटामिन ए के निर्माण में सहायता करता है। दूसरे से कार्य क्या है, सेकंड इसका जो कार्य है वो लिखिए आप, विटामिन ए के निर्माण में सहायक। सेकंड नंबर पे विटामिन ए के निर्माण में सहायक। ठीक है, विटामिन ए के निर्माण में सहायक, यानी इसके द्वारा विटामिन ए के निर्माण भी होता है इसके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे। कॉपर हो गया हमारा, कॉपर कितना ठीक है। अब आइए जिंक पे। तो जिंक होता है, ये जिंक पौधे में जल की जो मात्रा होती है उसकी पूर्ति करता है। इसी के साथ साथ पौधों की प्रजनन शक्ति को भी बढ़ाता है। और जिंक जो होता है ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण में सहायक होता है। जिंक जो होता है, जिंक की वजह ऐसा करेंगे, नंबर 10 जिंक। ठीक है, जिंक की कार्य क्या है बच्चों, जिंक की कार्य लिखिए आप। सबसे पहला ऑक्सीन के निर्माण में सहायक, ऑक्सीन के निर्माण में सहायक। अभी ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन आपने जब पादप हार्मोन पढ़ोगे, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, तो पादप हार्मोन में मुख्यतः 5 प्रकार मेन मिलेंगे आपको, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, है ना। तो उसमें जो ऑक्सीन सबसे ऊपर होता है, और ऑक्सीन के अगर और स्टडी करेंगे तो इसकी खोज एक कवक से हुई है, ऑक्सीन की खोज, है ना। तो ये आपको बता देंगे हम आगे जब ऑक्सीन पढ़ेंगे तब। ऑक्सीन का मतलब ये होता है टॉप भाग जो होता है उसका सक्रिय होना, है ना, टॉप भाग का सक्रिय होना। ऑक्सीन पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। ऑक्सीन जो होता है कहाँ पाया जाता है, पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीन का उपयोग कहाँ करते हैं, ऑक्सीन का उपयोग वृद्धि के लिए किया जाता है, चाहे जड़ों का विकास हो। अब ऑक्सीन के उत्पाद कौन कौन से हैं, ऑक्सीन के अंतर्गत आपका IAA, NAA, ठीक है, IBA, 2,4-D, ये सब ऑक्सीन के उत्पाद ही हैं। मतलब ऑक्सीन जो है
वो इतने तत्वों का निर्माण करता है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, NA नेथ्रिल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और 2,4-D। ठीक है, तो इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ये उत्पाद है, प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन के प्रोडक्ट है। तो जब ये चलेगा चैप्टर आपको उसमें बहुत अच्छा पढ़ा देंगे। अभी तो आप ये समझो कि इस ऑक्सीजन जो होता है पौधे में, ऑक्सीजन जो होता है वृद्धि जिसकी वजह से होती है पौधे की, तो उस ऑक्सीजन के निर्माण में ये सहायक होता है। कौन? जिंक, है ना। दूसरी बात ये बताई थी आपको, जल की कमी की पूर्ति करता है। सेकंड आपको हमने एग्जांपल क्या दिया था कि ये जल की कमी की पूर्ति करता है। जल की कमी की पूर्ति करना। सेकंड कार्य क्या है इसका कि जो जल की कमी होती है पौधे में उसकी पूर्ति करता है, उसकी कमी को कम करता है ना। तो ये, और इसके अलावा पौधे की जो प्रजनन शक्ति होती है उसको भी बढ़ाता है। पौधे की जो प्रजनन क्षमता होती है, जैसे बीज का निर्माण और उपज, जो यील्ड होती है उसको भी बढ़ाने का कार्य करता है। तो पौधे की प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है। पौधे की प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है। पौधे की जो प्रजनन शक्ति होती है ना, जिससे बीज का निर्माण होता है, तो पौधे की प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे अधिक मात्रा में बीजों का निर्माण होता है। बीजों का निर्माण होता है, वह उपज में वृद्धि होती है। उपज में वृद्धि होती है। आगे समझ में। जिंक होता है, जिंक का पहला कार्य क्या है? ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक। दूसरा, जल की कमी को पूर्ति करता है। और तीसरा इसका जो कार्य है वो इंपॉर्टेंट, वो ये है कि पौधे की जो प्रजनन क्षमता होती है, सेक्सुअल जो इस कैपेसिटी होती है, उसको इंप्रूव करता है। जैसे पौधे के सेक्सुअल ऑर्गन कौन कौन से हैं? पौधे के जननांग किसको कहा जाता है? पौधे का जननांग वाला भाग होता है फूल। क्या होता है बच्चों? फूल, जिसमें पाया जाता है, एक तो होता है एंथर इस प्रकार से, और एक होता है स्टिग्मन। अब मुझे पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार से, है ना। तो ये होता है नर भाग, जिसको बोलते हैं मेल पोर्शन। ये होता है मादा भाग, जिसको बोलते हैं फीमेल पोर्शन, है ना। ये नर और ये मादा। तो इन दोनों के फ्यूजन से, इन दोनों के संकरण से, इन दोनों के क्रॉस से किसका निर्माण होता है बच्चों? इन दोनों के क्रॉस से सीड का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है बच्चों, बीज का निर्माण होता है ना। तो ये जो क्रॉस करने की जो कैपेसिटी है, इसको इंप्रूव कराता है। जैसे कई बार क्या होता है कि नर और मादा, या जो एंथर और स्टिग्मन, आप हिंदी में समझो, नर और मादा जो होता है वो फूल के, वो क्रॉस करने के बाद भी बीज का निर्माण नहीं होता, है ना। क्रॉस करने के बाद भी बीज का निर्माण नहीं होता, बीज खराब हो जाता है किसी कारणवश, तो उसका भी एक अलग नाम है। तो वो आप जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में आपको मैं लिखवा दूंगा ये सारी चीजें, है ना। तो बीज और नर और मादा का जब फ्यूजन होता है तो सही मात्रा में बीज नहीं बन पाता, कभी कभी मिलने के बाद भी बीज नहीं बन रहा, लेकिन जिंक की कमी के कारण होता है। वो किसी कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण नर और मादा के मिलने से भी बीज का निर्माण नहीं होता। लेकिन जिंक का अगर अपन स्प्रे कर देंगे तो जिंक का स्प्रे करने से क्या होगा कि बीज बनने की जो क्षमता होती है, बीज बनने का जो अनुपात होता है, बीज बनने का जो रेशियो होता है वो बढ़ जाएगा, है ना। और बीज ज्यादा मात्रा में बनेंगे। जब बीज ज्यादा बनेंगे तो किसान की उपज भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उपज वाला भाग कौन सा होता है? बीज वाला भाग। इसलिए
जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उनमें ये वृद्धि करता है, शक्ति को बढ़ाता है। आगे समझ में। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है, तत्व है, वो है MO, मॉलिब्डेनम। कौन सा है बच्चों? मॉलिब्डेनम। इसका भी कार्य वही है, नाइट्रोजन में जो स्थिरीकरण होता है उसके एंजाइमों का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है? मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइमों का निर्माण करता है। इसी के साथ साथ विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड का निर्माण करता है ना। और इसके अलावा वही बात आ गई, राइजोबियम जीवाणुओं का निर्माण करता है, एक ही बात है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम एवं जीवाणुओं का निर्माण करता है। इसी के साथ साथ एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी के निर्माण में भी सहायक होता है। नंबर 11 जिसको बोलते हैं MO, है ना, मॉलिब्डेनम और आयरन है। नंबर 11 MO, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मॉलिब्डेनम, है ना, मॉलिब्डेनम। ठीक है। इसके कार्य, सबसे पहला कार्य क्या है इसका? सबसे पहला कार्य ये है कि जो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता है वो जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु, है ना। पूरा लिखो आप, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु या राइजोबियम जीवाणु। बच्चों जीवाणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया बोलते हैं, है ना। तो जीवाणु में वृद्धि करता है, वृद्धि करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं में वृद्धि करता है। और इसका जो दूसरा जो तत्व है, दूसरा इसका कार्य है, वो भी बच्चों महत्वपूर्ण है। इसको कार्य, दूसरा कार्य महत्वपूर्ण है, वो ये है कि एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड, इसका भी निर्माण ये करता है। विटामिन सी व एस्कॉर्बिक एसिड का निर्माण करता है, का निर्माण में सहायक, निर्माण में सहायक। एस्कॉर्बिक एसिड के निर्माण में भी ये सहायक होता है। लिख लीजिए आप इसको बच्चों ऐसे कैसे, मॉलिब्डेनम जो होता है ये एस्कॉर्बिक एसिड के निर्माण में भी सहायक होता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु होते हैं राइजोबियम, उनमें भी ये वृद्धि करता है। ठीक। नंबर 12 है बोरॉन। बोरॉन बच्चों जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनका मुख्य अवयव है। न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ATCGU, इनको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं बच्चों। तो न्यूक्लिक एसिड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है बोरॉन, है ना। आपको पता है कि एक ही तत्व, एक ही कार्य के लिए शायद 1 से 2 तत्व, 3 तत्व आ रहे हैं काम में। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रोजन भी कर रहा है, नाइट्रोजन की पूर्ति जैसे आपको पता है क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, और अभी मैग्नीज में भी आ गया, है ना। तो इन छोटी छोटी बारीकियों का आपको ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से आपको इनकी स्टडी करनी है। क्योंकि सिमिलरिटीज तो मिलेंगी बच्चों, सिमिलरिटीज तो मिलेंगी, लेकिन डीपली जाने पे इनमें अंतर मिलेगा। और वही पूछा जाता है लगभग कि डीपली बच्चे को नॉलेज
कितना है। और डीपली नॉलेज मेरे बच्चों काम आता है। ऊपर ऊपर से तो प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन कभी कभी डीपली पूछे ना तो फिर बच्चे फिर होपलेस होते हैं, बेचारे कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए अब आपका जो नेक्स्ट है वो है बोरॉन। इसका पहला कार्य क्या है, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण। दूसरा कार्य क्या है कि ये जो शर्करा होती है उसको स्टार्च के रूप में परिवर्तन होने से रोकता है। तीसरा, दलहनी फसलों की जल ग्रंथियों के विकास में सहायक है ना। जो दलहनी फसलें होती है उनके रूट्स के विकास में सहायक होता है बोरॉन। और पोटेशियम कैल्शियम के अनुपात को नियंत्रित करता है। ये थोड़ा सा इसमें समझ में आया है कि पोटेशियम कैल्शियम के रेशो को नियंत्रित करता है। दूसरा, दलहनी जल ग्रंथियों का विकास करता है। तीसरा, न्यूक्लिक अम्लों का मुख्य अवयव है। तो लिखिए आप इसमें बोरॉन में पहला, पोटेशियम एवं कैल्शियम के अनुपात को नियमित करना। तंतु 12 कौन सा है, बोरॉन। ठीक है, कार्य, पहला कार्य क्या है, कैल्शियम, है ना। कैल्शियम के साथ साथ एक तत्व और है जिसको ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, जिसका नाम है पोटेशियम। तो कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम व पोटेशियम, कैल्शियम व पोटेशियम के अनुपात को क्या करता है बच्चों, ये नियंत्रित करता है, नियमित करता है, नियमित करता है ना। कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपात को बच्चे क्या करता है, ये नियमित करता है। दूसरे इसका कार्य क्या है, दूसरा कार्य ये है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जल ग्रंथि हैं उनका विकास करता है। एन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जड़ ग्रंथियों का विकास, जड़ ग्रंथियों का विकास करता है। और तीसरा क्या है, अमीनो अम्लों के निर्माण में सहायक होता है। अमीनो अम्लों के निर्माण में सहायक, ये तीन आपके इसके कार्य हैं। सबसे पहला, कैल्शियम और पोटेशियम का जो रेशो रहता है उसको नियमित करता है। दूसरा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जो जड़ ग्रंथियां होती हैं उनमें वृद्धि करता है, उनको विकास करता है। और तीसरा है, एमिनो एसिड या अमीनो अम्लों के निर्माण में सहायक होता है। तो ये इसके हैं बोरॉन के कार्य। अब बचा हमारा कैल्शियम। कौन सा बच्चों, कैल्शियम, या कैल्शियम सॉरी क्लोरीन, कैल्शियम तो हो गया ना, क्लोरीन बचा, Cl, है ना। तो क्लोरीन का कार्य क्या है, क्लोरीन का कार्य ये है कि ये एंथ्रोसायनिन पिगमेंट का मुख्य अवयव है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये एंथ्रोसायनिन जो होता है वर्णक, एंथ्रोसायनिन पिगमेंट का मुख्य अवयव है। दूसरा, जल के जो प्रकाशिक अपघटन होता है उससे संबंध रखता है। जल का जो एक तो होता है प्रकाशिक अपघटन, एक होता है अप्रकाशिक अपघटन। प्रकाशिक जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है जिसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, और अप्रकाशिक अपघटन जो रात्रि में होता है जिसको श्वसन बोलते हैं। तो क्लोरीन जो होता है ये प्रकाशिक अपघटन में भाग लेता है। और दूसरा है जो वह है कि क्लोरीन जो होता है ये एंथ्रोसायनिन पिगमेंट का मुख्य अवयव है ना। 13वां अंतिम बचेगा हमारा नंबर 13, क्लोरीन।
इसके कार्य, सबसे बड़ा सबसे मेन कार्य क्या है? एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है। एंथ्रोसाइनिन वर्णक या पिगमेंट के लिए आवश्यक होता है। एंथ्रोसाइनिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। नंबर 2, पहला कौन सा है? एंथ्रोसाइनिन जो पिगमेंट होता है, जैसे गाजर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? बच्चों, गाजर का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एंथ्रोसाइनिन की वजह से। तो जो एंथ्रोसाइनिन का जो पिगमेंट बनता है लाल कलर, है ना, किससे बनेगा? क्लोरीन की वजह से बनेगा। किसकी वजह से बनेगा बच्चों? क्लोरीन की वजह से बनेगा। तो क्लोरीन का कार्य क्या है? एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट का निर्माण करना। दूसरा क्या है इसका? कि जल की प्रकाशिक अपघटन से या जल का प्रकाशिक अपघटन में भाग लेना। जल के प्रकाशिक अपघटन में भाग लेता है। जल के प्रकाशिक अपघटन में भाग लेता है। भाग लेता है। जो जल के प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है ना, लाइट रिएक्शन, जिसको प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, तो उसमें भी ये भाग लेता है ना। तो इसको आप ऐसे कैसे उतार लीजिए बच्चों, ऐसे कैसे लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब हम लिखेंगे पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, है ना, या ये लिख सकते हैं कि पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? पोषक तत्वों की कमी से प्रभाव। फास्फोरस की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? पोटेशियम की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? कैल्शियम की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? मैग्नीशियम की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? सल्फर की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? जस्ते की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रकार से जो एलिमेंट्स हैं उनके कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 1 कौन सा आएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा? नाइट्रोजन की कमी से क्या प्रभाव पड़ने वाला है बच्चों? सबसे पहला, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। सबसे पहला जो हमने लिखा था ना वहां पे, क्या लिखा था पहले? कि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो यहाँ क्या आएगा? इसकी कमी, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो जो हमने लिखा था पहले कि वानस्पतिक वृद्धि नाइट्रोजन की वजह से होती है, अगर नाइट्रोजन हम नहीं देंगे, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, तो पहला कार्य क्या होगा? पौधे की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाएगी। पौधे की वानस्पतिक वृद्धि रुकना। सबसे पहला कार्य क्या हो गया? कमी का पहला लक्षण क्या है? अगर पौधे की वानस्पतिक वृद्धि रुक रही है तो किसका कार्य है? नाइट्रोजन की कमी का कार्य है। दूसरा है पौधे की पत्तियों की जो नोक है ना, नोक की तरफ से पीला पड़ना, किसका लक्षण है? नाइट्रोजन का है ना। पौधे की पत्ती का, और वो भी पुरानी पत्ती का। कौन सी पत्ती का? पुरानी पत्ती का। आप ऐसे लिख लो इसको कि पुरानी पत्ती का
सिरे से या नोक से, जो नोक होता है ना पत्ती का, जैसे ये हमारी ये हमारी पत्ती है, तो इधर की तरफ से, मतलब पुरानी पत्ती होनी, सबसे नीचे वाली पत्ती होनी चाहिए, और इधर की तरफ से, किनारे की तरफ से, नोक की तरफ से पीला पड़ना, ठीक है। तो ये भी नाइट्रोजन की ही कमी रहेगी। पहली क्या है, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाना, और पौधे की जो निचली पत्तियां हैं, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे, नीचे दिखाई देंगे। तो निचली पत्तियां हैं, उनके सिरे अगर पीले पड़ जाते हैं, किनारे पीले पड़ जाते हैं, टॉप जो भाग होता है वो पीला पड़ जाता है, पॉइंट पोर्शन, तो वो क्या कह रहेगा कि हाँ पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो गई है। तो ये नाइट्रोजन के कार्य के लिख लीजिए आप लोग कैसे कैसे, जैसे थोड़ा फास्ट लिखे बच्चों, ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। फास्फोरस की कमी से क्या होगा, फास्फोरस की कमी से पत्तियां जो होती हैं वो प्याले के आकार की बन जाती हैं, विशेष तौर पे आलू के अंदर। फास्फोरस की कमी से पौधे की पत्तियां, आलू की पत्तियां प्याले के आकार की बन जाती है। दूसरा, पौधे छोटे रह जाते हैं। तीसरा, तने का रंग लाल हो जाता है। और चौथा, पौधे की पत्तियां बैंगनी रंग की हो जाती हैं, है ना, पौधे की पत्तियां बैंगनी रंग की हो जाती हैं। देखो, पोषक तत्वों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर से डॉक्टरेट डिग्री पूरी करने जा रहे हैं और वहां पे आपको पोषक तत्वों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप पौधे में किस प्रकार से जांचेंगे, इस चीज को कैसे परीक्षण करेंगे कि इस पौधे में वानस्पतिक तत्व की कमी है या पौधे में न्यूट्रिएंट्स की कमी है या फिर कोई रोग लगा है। तो पहले आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि नाइट्रोजन की कमी के क्या लक्षण है। सबसे पहला, पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है, किसान लोग समस्या लेकर के आते हैं कि सर हमारे पौधे की वृद्धि नहीं हो रही है, पौधा छोटा रह गया और पौधा पीला पड़ रहा है। तो आपको फील्ड में ले जाएंगे और आपको वहां इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, आपको वहां रिसर्च करनी पड़ेगी कि पौधा छोटा रह गया, कुछ पौधे छोटे रह गए, बाकी आस पड़ोस के खेत के पौधे बड़े हो गए, तो मतलब पौधा छोटा रह गया। दूसरी बात, उसमें लक्षण क्या दिखेंगे कि कोई तत्वों की कमी तो नहीं है कहीं। तो हम देखेंगे पहले कि इसकी जो ओल्ड लीफ है, जो पुरानी पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियों पे अगर कोई पीली पड़ रही है तो पीली पड़ने का जो शुरुआत पॉइंटिंग वो क्या है कि ये ऊपर लास्ट वाले पोर्शन से, छोटे वाले पोर्शन से बड़े पोर्शन में पीली पड़ रही है, या इसका कलर बैंगनी रंग का हो रहा है, या इसका आकार प्याले जैसा हो रहा है। अगर आलू की फसल है तो इसका आकार प्याले जैसा हो रहा है। ये विशेष कुछ लक्षण हैं जिनकी हम जांच करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर हम पुराने पौधों को उखाड़ करके भी देख सकते हैं कि इनकी जड़ों की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसी के आधार पर ये निर्णय किया जाता है, उसी के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि पौधे में किस तत्व की कमी है। तत्वों की कमी है, मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी पौधा वृद्धि नहीं कर रहा, तो फिर कोई रोग तो नहीं लग गया। फिर उसके बाद रोगों की जांच की जाती है, पौधे की पत्तियों पे देखा जाता है कि कोई कटी फटी तो नहीं है, पत्तियां काली पीली तो नहीं पड़ रही है ना। सॉरी बच्चों, लाइट की समस्या हो गई, माफी चाहूंगा इसके लिए आपसे।